हेलो गाइज, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 21 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ये क्वेश्चन सभी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम बताना है। तो ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, यानी कि हठी। कोई व्यक्ति जो है वो जिद्दी है, यानी कि वो क्या है, स्टबर्न है। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी होता है और स्टबर्न मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, यानी कि इलास्टिक। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता है। नेक्स्ट वर्ड है जेंटल। जेंटल मतलब होता है सभ्य, यानी कि नॉर्मल, यानी कि पोलाइट। पोलाइट मतलब तो हो गया विनम्र। और यहाँ पर स्टबर्न यानी कि ये इसके जो है जस्ट अपोजिट मीनिंग में जा रहा है, तो ये जो है वो ऑब्स्टिनेट का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वीक। वीक मतलब तो पता ही है, कमजोर होता है, फीबल होता है, फ्रेजाइल होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी या हठी, यानी कि इनफ्लेक्सिबल, यानी कि स्टबर्न। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। सेंटेंस लिखा हुआ है समवन और समथिंग हुज नेम और आइडेंटिटी इज नॉट नोन और नॉट रिवील्ड, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जिसकी नाम या कि फिर आइडेंटिटी जो है वो नहीं पता है या कि फिर उसको रिवील नहीं किया गया नाम या आइडेंटिटी को, तो उसके लिए हम वन वर्ड कौन सा यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है फिक्शन। फिक्शन मतलब होता है कहानी, यानी कि स्टोरी। आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हुए लोगों को ये साइंस फिक्शन मूवी है, यानी कि साइंस से रिलेटेड मूवी है, साइंस की कहानी है। तो फिक्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो इसके लिए हम नोवेल बोल सकते हैं, टेल कहानी बोल सकते हैं, या इमेजिनेशन बोल सकते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है एपिलॉग। एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार, यानी कि लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। इसके लिए हम वन वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन, यानी कि अंतिम पार्ट। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। लास्ट वर्ड है एनोनिमस। ये अपने आप में एडजेक्टिव है। एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, यानी कि नेमलेस, नाम ठिकाना का पता ही नहीं है, तो यानी कि उसकी नाम या आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं किया गया है या कि फिर ज्ञात नहीं है, नेमलेस है वो चीज़। तो एनोनिमस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ही अलोंग विद हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू द स्कूल टुडे। इस सेंटेंस में हमें एरर फाइंड आउट करना है। क्या सेंटेंस में कहीं गलती है, यदि गलती है तो इसे फाइंड आउट कीजिए, नहीं तो नो एरर टिक कीजिए। तो ही तो ठीक है, सब्जेक्ट हो गया अलोंग विथ हिज ब्रदर्स, यानी कि वह तो जा ही रहा है, साथ ही साथ उसके भाई लोग भी जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं आज। सेंटेंस बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, पढ़ने में सही भी लग रहा है, बट सेंटेंस में गलती है। तो यहाँ पर अलोंग विथ की बात करें तो ये हो गया प्रीपोजिशन। ये तो जा ही रहा है, साथ ही साथ इसके भाई लोग भी जा रहे हैं, तो ये क्या बन गया है, ये हो गया इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्योंकि प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये वर्ब जो है, वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ, सब्जेक्ट के साथ हुआ है। तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आना चाहिए था। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आना चाहिए था, इज गोइंग टू द स्कूल टुडे। बाकी का सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसने वर्ब गलत यूज किया है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है किसका, ट्रैंक्विल का। तो ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, यानी कि पीसफुल। शांत मतलब क्या बोल सकते हैं, पीसफुल बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं, प्लेसिड बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो हमें तो उल्टा बताना है, तो काम तो सेम मीनिंग में जा रहा है, यानी कि ये सिनोनिम हो गया। नॉइजी मतलब ये तो अपोजिट मीनिंग दे रहा है, नॉइजी मतलब शोर शराबा करने वाला है, यहाँ पर काम ये उल्टा मीनिंग दे रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पीसफुल मतलब शांति, तो ये भी सिनोनिम में चला जाएगा। हारमोनियस मतलब भी अच्छा स्वभाव वाला, यानी कि बैलेंस्ड, तो ये भी सिनोनिम में ही जाएगा। तो नॉइजी जो है ये एंटोनिम है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें एक्सटेसी का क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। तो एक्सटेसी का स्पेलिंग होता है ECSTASY, ये होता है एक्सटेसी का स्पेलिंग। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आनंद, यानी कि परमानंद, डेलाइट बोल सकते हैं इसके लिए हम। ठीक है, डेलाइट मतलब भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा खुशी, यानी कि ब्लिस बोल सकते हैं, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह या आनंद के लिए हम यूफोरिया बोल सकते हैं, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इस कौन से ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग लिखा गया है, ECSTACY, ऑप्शन नंबर ए और डी, नहीं नहीं, यहाँ पर सी लिख दिया है, ये कैंसिल हो गया।
टी ए होता है, ये भी कैंसिल, टी ए, यहाँ पर सी नहीं लिखा, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी में सेम टू सेम लिखा गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू द मैकेनिक विल यू हैव द कार रेडी बाय टुमारो मॉर्निंग। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में। तो आस्क्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है किस में, ए और सी में। ही आस्क्ड द मैकेनिक, यहाँ पर ये एस नो टाइप का है तो इफ़ या वेदर लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ही यहाँ पर विल लगाया, यहाँ पर वुड लगाया। तो जब भी सेंटेंस में आपको बाहर पास्ट में मिल जाए तो विल या सेल को वुड या शुड में कन्वर्ट करना है, विल को विल ही नहीं छोड़ना है, यानी कि ए नंबर हमारे पास केवल बच रहा है, ए नंबर ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन है, गौतम ब्लैंक ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द टाइम हिज सीनियर रीच्ड द ऑफिस। यानी कि गौतम ने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लिया था, एग्जामिन कर लिया था। कब तक, तो उसके सीनियर के ऑफिस पहुंचने तक जो है गौतम ने सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर लिया था। तो उसके सीनियर पहुंचे, उसके पहुंचने तक ये काम हो चुका था, यानी कि ये काम कंप्लीट हो चुका था इससे पहले ही। तो ये काम पास्ट में हुआ, इससे पहले ही कोई और काम हो गया, तब पास्ट का पास्ट क्या कहलाता है, तो पास्ट का पास्ट कहलाता है पास्ट परफेक्ट। और हमें पता है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Gautam had examined all the documents by the time his senior reached the office। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें मीनिंग बताना है इडियम का। इडियम लिखा हुआ है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब होता है काम काज खत्म कर देना, बोरा बिस्तर समेट के एकदम काम को स्टॉप कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, यानी कि उस दिन के लिए काम को बंद कर देना। ठीक है, कॉल इट अ डे मतलब क्या होता है, काम को बंद कर देना। 9th नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज टायर्ड, यानी कि वह थका था, बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ब्लैंक मॉर्निंग। वो थका था क्योंकि वो काम कर रहा था, कब से, सुबह से ही काम कर रहा था। तो काम का कंटिन्यू होना कब से शुरू हुआ था, मॉर्निंग से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो हैड बीन लगा हुआ, यानी कि सेंटेंस किस टेंस में है, यह सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर या सिंस से करते हैं। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा तब आप सिंस लगाएंगे, और टाइम का ड्यूरेशन दिया रहेगा, टाइम का पीरियड दिया रहेगा, तब आप फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी कि उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। पैसिव क्या बनेगा, तो यहाँ पर हैव लगाया, यानी कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो कोई भी परफेक्ट टेंस रहता है तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, तो उसमें हम बीन जोड़ते हैं, यानी कि हमें हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करना पड़ेगा इस टेंस का, और उसके साथ हमें बीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हैज़ या हैव प्लस बीन चाहिए, तो ये रहा है बीन, ये रहा हैज़ बीन, ये रहा, सभी में बिल्कुल सही लगाया है। अब आगे देखते हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट जो कि चारों में आगे किया गया है। तो हैव बीन, प्रोजेक्ट चूंकि सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पर हैव क्यों लगाएंगे, इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। यहाँ पर है हैज़ बीन, यहाँ पर सब जगह ठीक है। हैज़ बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटन, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म जो है वो कंप्लीटेड होता है, ना कि कंप्लीटन, ये भी कैंसिल हो गया। हैज़ बीन बस लगाना है, बीइंग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारे पास केवल बी नंबर बच रहा है ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का इनडायरेक्ट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, यानी कि उसने कहा कि मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो उसने कहा, ये पास्ट का हो गया तो अंदर भी पास्ट करेंगे। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज एवर प्लस आईएनजी लगाते हैं, तो ये ठीक है, यहाँ भी ठीक है आईएनजी, यहाँ भी ठीक है, सब जगह सही लगाया है। क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो इसको हटाएंगे तो हम दैट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर है दैट, यहाँ पर इसने कुछ लगाया ही नहीं, यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ है दैट। अब हमें डिसाइड करना है ए और डी में। तो ही सेड दैट ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, और नाउ जब मिलता है तब उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं देन में, ना कि नाउ ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ मिलेगा तो उसको आपको इनडायरेक्ट करते समय देन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन में हमें एरर को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव अ डॉग एंड अ काउ, यानी कि मेरे पास एक कुत्ता है और एक गाय है। अ डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड वाइट, मेरे पास एक कुत्ता है और एक गाय है, बिल्कुल सही है। अ डॉग इज ब्लैक, वो कुत्ता जो है कैसा है, ब्लैक है,
लेकिन काऊ जो है वो ब्लैक एंड वाइट दोनों है। तो यहाँ पर जब पहले इसने कंफर्म कर दिया कि एक कुत्ता है और एक गाय है, और इसी के बारे में आगे चल के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो जब नाउन को रिपीट किया जाए, उसी के बारे में और आगे बात किया जाए, तो उसके पहले आपको ए का यूज़ नहीं करना, उसके पहले आपको द का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को पहले इसने कन्फर्म कर दिया है। तो जब किसी नाउन की रिपीटेशन हो आगे चल के, तब वहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को आगे पहले इसने क्या कर दिया है, डेफिनेट कर दिया है। तो यहाँ पर ए डॉग नहीं होगा, द डॉग होगा। यही वजह था कि काऊ के पहले इसने द लगाया था, तो यहाँ डॉग के पहले भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, द ही लगाना पड़ेगा। तो इसने ऑप्शन नंबर बी में गलत किया है, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है मॉस्किटोज ब्लैंक इफ़ देयर इज़ नो वाटर लॉगिंग, यानी कि मच्छर के ब्रीड करने की बात की गई है यदि पानी जमाव नहीं होगा तो। यदि पानी जमाव नहीं होगा तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। ब्रीड करेंगे ऐसा कहना गलत है, पानी ही नहीं जमेगा तो ब्रीड कैसे करेंगे, प्रजनन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो मॉस्किटोज विल नॉट ब्रीड, मॉस्किटोज जो है वो ब्रीड नहीं करेंगे यदि पानी का जमाव नहीं होगा तो। 14 नंबर क्वेश्चन है नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, यानी कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जो है वो क्या हो चुकी थी, खुल चुकी थी। तो नो सूनर जो है ये अपना पेयर किसके साथ बनाता है, जैसे ही मैं पहुंचा ट्रेन खुल चुकी थी। यहाँ पर बढ़िया लग रहा है पढ़ने में देन, लेकिन यदि आप देन का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नो सूनर जो है ये अपना पेयर किसके साथ बनाता है, ये अपना पेयर देन के साथ बनाता है। अक्सर लोग इसमें गलतियां कर देते हैं कि देन लगा देते हैं कि मैं पहुंचा तभी खुल गई, तभी के लिए तब यानी कि देन लगा देते हैं, बट ये गलत है। यदि आप कंफर्म होना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि नो सूनर अपना पेयर किसके साथ बनाता है, तो वो भी बोलेगा देन के साथ बनाता है। ठीक है, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में हमें मीनिंग बताना है किसका, बेनेवोलेंट का। बेनेवोलेंट मतलब होता है वैसा पर्सन जो जनरस रहे, उदार रहे, यानी कि काइंड हार्टेड टाइप का पर्सन रहे, उसके लिए हम बेनेवोलेंट का यूज़ करते हैं। इसके ऑपोजिट मीनिंग की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा मालेवोलेंट। ठीक है, MALEVOLENT, ये होता है इसका अपोजिट मीनिंग। इसका मतलब होता है प्राउड या कि फिर एरोगेंट बोल सकते हैं। ये इसके सेंस में जाएगा और ये जो है इसके सेंस में जाएगा, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में हमें ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम लिखा हुआ है अ फीदर इन वंस कैप, यानी कि टोपी में क्या लगना, पंख लगना। फीदर मतलब होता है पंख, तो किसी की टोपी में यदि पंख लग रहा है तो ये कैसा बात है, ये ऑनर की बात है, सम्मान की बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अ सिंबल ऑफ ऑनर और अचीवमेंट, यानी कि ऑनर सम्मान या अचीवमेंट का एक सिंबल होता है। कैप में क्या लगना, फीदर लगना, पंख लगना। 17 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। नन बट द ब्रेव डिजर्व ब्लैंक रिवॉर्ड्स, यानी कि आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए। तो नन बट द ब्रेव डिजर्व देयर रिवॉर्ड्स, यहाँ पर यदि आप लोगों ने इसका क्वेश्चन आंसर जो है ए नंबर सोचा है तो आप लोग सही हैं। कैसे, नन बट की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है ओनली। नन बट मतलब ओनली, तो केवल ब्रेव, ओनली द ब्रेव डिजर्व रिवॉर्ड्स। यहाँ पर इसने डिजर्व लिखा, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि केवल ब्रेव लोग जो हैं वो रिवॉर्ड्स को क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। तो ब्रेव की बात करें तो ये है एडजेक्टिव, लेकिन इसके पहले इसने आर्टिकल यूज़ किया। तो जब भी सेंटेंस का फॉर्मेट में आपको द प्लस एडजेक्टिव मिल जाए सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, तो वो जो है वो पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट करने का काम करता है। द ब्रेव मतलब हुआ जितने भी ब्रेव लोग हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, तो द ब्रेव पीपल की बात की गई है, तो इसको हमें क्या मानकर चलना पड़ेगा, इसको हमें प्लूरल मानकर चलना पड़ेगा। द प्लस एडजेक्टिव बस मिले, इसके बाद नाउन ना लिखा रहे, तो उसे हमें क्या मानकर चलना पड़ेगा, इसको हमें प्लूरल मानकर चलना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी यूज़ करना पड़ेगा। वर्ब में कुछ नहीं लगाते हैं तो वो तो प्लूरल ही रहता है। तो जब ये सब्जेक्ट प्लूरल, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो उसको भी तो आपको प्लूरल में ही लेकर चलना पड़ेगा। तो ब्रेव लोग जो हैं वो अपने रिवॉर्ड्स को डिजर्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, देयर हो जाएगा, क्योंकि हिज तो सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है, अवर के लिए तो वी चाहिए था, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है माई मदर इज़ इन ब्लैंक पंजाब फॉर ब्लैंक ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट, यानी कि मेरी माँ जो है वो कहाँ है, पंजाब में है, एक साल के किस चीज़ के प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर ईयर लिखा,
ईयर्स नहीं लिखा तो हम मानकर चलेंगे कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ए का यूज़ करते हैं। अब हमें पंजाब के पहले डिसाइड करना है कि हम क्या लगाएं, नो आर्टिकल लगाएं कि द लगाएं, क्योंकि ये दोनों तो हो गया कैंसिल, क्योंकि हमें सेकंड में ए फिल करना था, तो यहाँ पर इसने द लगाया है। अब हम पंजाब के पहले क्या लगाएं, तो जनरली हम लोग इसको स्टेट समझ लेते हैं, तो इसके पहले यदि आप कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो पंजाब की यदि हम बात करें तो ये यूनाइटेड फॉर्म में है। कैसे यूनाइटेड फॉर्म में है, तो ये 5 नदियों से मिलकर बना है। 5 रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है कौन, पंजाब। तो जब भी कोई जगह जो है यूनाइटेड फॉर्म में रहता है या प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो उसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, तो द का उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना कि द पंजाब होता है। जबकि अदर कोई जगह का नाम लिख देगा, जैसे कि यहाँ पर MP लिख दे, मध्य प्रदेश, इसके पहले आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अदर कोई भी स्टेट रहेगा उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कीजिएगा। बट पंजाब मिलेगा, पंजाब चूंकि वो 5 रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, उसका यूनाइटेड फॉर्म को हम पंजाब बोलते हैं, 5 नदियों को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से हम इसके पहले क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे कि USA की बात करें तो USA भी तो यूनाइटेड फॉर्म में रहता है, तो इसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है पंजाब के पहले आपको द का यूज़ करना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, डोंट लीव द रूम, यानी कि रूम को छोड़कर मत जाना। आई एम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम्हें नहीं जाना। तब तक नहीं, जब तक नहीं का सेंस कौन देता है, तो अनलेस या अनटिल देता है। यहाँ भी अनटिल है, सेंस नहीं लगेगा। तो डोंट लीव द रूम अनलेस, अनलेस नहीं लगेगा। अनलेस जो है कंडीशन को शो करता है। ये किस चीज़ को शो करता है, ये शो करता है कंडीशन को। जैसे कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, तो ये कंडीशन है एक टाइप का, माफ़ी मांगो तब माफ़ करूंगा, तो ये कंडीशन लगाया। लेकिन यहाँ पर मैं वापस ना आ जाऊं, इस टाइम तक तुम्हें रुकना है, मेरे आने तक रुकना है, इस टाइम तक रुकना है, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अनटिल का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास अनटिल का 2 ऑप्शन है, तो आपको याद रखना है कि टिल में डबल एल होता है। बट यदि हम अनटिल की बात करें तो अनटिल में आपको याद रखना है इसमें सिंगल एल होता है, ना कि डबल एल। ठीक है, इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनरली हम लोग ऐसा दिमाग लगा लेते हैं कि टिल में डबल एल तो अनटिल में भी डबल एल, जो कि गलत है। आपको याद रखना है अनटिल में सिंगल एल होता है। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जो कि प्रीपोजिशन क्वेश्चन, प्रीपोजिशन चैप्टर का है। और इस क्लास का PDF जो है वो चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जहां पर आपको लगभग 200 से अधिक PDF आंसर्स के साथ मिल जाएंगे, जो कि मेरे ही क्लास के सभी रहेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करना है। इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये करेक्ट स्पेलिंग है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि वैसा बंदा जो फेट में बिलीव करता हो भाग्य में बिलीव करता हो, उसके लिए हम 1 वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, वो तो हमें पता है, फेटलिस्ट बोलेंगे। बट करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका स्पेलिंग होता है FATALIST, ये होता है फेटलिस्ट का स्पेलिंग। FATA होता है, ये कैंसिल, डबल टी नहीं होता है, ये कैंसिल, FATALIST। ऑप्शन नंबर सी में सेम टू सेम लिखा गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन्हें भी इस वीडियो की नीड हो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।